Module 2, Module 3. These all things are completed. Basically इन तीनों मॉड्यूल्स के 5 पॉइंट आप लोग बता सकते हो क्या क्या आप लोगों को फैलीज बेटा आपको समझ में आ गया? तीनों मॉड्यूल रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लिया? याशिका Yes, sir. समझ आ गया है? तो तीनों मॉड्यूल प्रॉपर? Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछ लो, मतलब जेडी वगैरह क्या बनाना है। आज आप लोगों की सभी लोगों की जो ज्वाइनिंग लेटर है, मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को फॉर्मल मैसेज विथ लेटर आप लोगों के मिलेगा। आप लोग वो लेटर कहीं पर भी अपने क्या कहते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग डाल सकते हो उसको। लाइकवाइज लिंक्डइन पर आप लोगों को पोस्ट करना सिखाया जाएगा कैसे करना है। और उसके साथ ही साथ आप लोग अपने जो भी व्हाट्सएप है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे प्लीज स्टोरी पर मेंशन करें। और एक जो भी नोट है वो नोट उसके साथ दे दिया जाएगा। आप लोग उसको मेंशन कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, हमें भी हेल्पफुल होगा और आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियरी होगा कि हाँ 10 लोग जानेंगे तो कहीं कुछ कर रहे हो। आज ही आपके वहां से कोई बच्चा था गोरखपुर आया हुआ था, उसने कॉल किया कि सर हम आए हुए हैं, हम ऑफिस आना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाइए भाई। तो वो ऑफिस पर आके देखने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स रहती हैं तो बात करते रहते हैं। तो आप लोग चीजों से जुड़ चुके हो और ज्यादा चीजें आप लोग देख भी रहे हो टाइम टू टाइम। आज हमारा बेसिक टॉपिक है पेरोल सिस्टम। तो पेरोल के बारे में क्या जानते हो एवरीवन? बताएं महिमा। महिमा आप यूनिवर्सिटी से हो या आप किसी सर और? मैं के किसी कॉलेज श्री जय नारायण पीजी। ओके ओके ठीक है। और कोई किसी और कॉलेज से? याशिका और फैलीज हैं आईटीसी से हैं, और क्या कहते हैं महिमा है केकेसी से। और सभी यूनिवर्सिटी के ही है ना? सारे बच्चे यूनिवर्सिटी से ही है ना बाकी लोग? यस सर। हम्म, ठीक है। ज्योति आपका क्या कहते हैं कौन सा कैंपस है? ज्योति कैंपस? सर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अरे कैंपस मेन है या जानकीपुरम वाला है? सर सेकेंड कैंपस। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज सेशन को। अपने पेरोल क्या है बताएं प्लीज, टाइम वेस्ट कम हो। और आज प्लीज सभी लोग अपनी पेन और कॉपी अपने पास रखेंगे क्योंकि काफी चीज पेरोल से रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगी थोड़ी, और टिपिकल नहीं होगा, बेसिक मैथ का एलिमेंट्री चीज होगा। वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। ओके, सो आप लोग प्लीज अपने बियॉन्ड चीजों को देखें और स्टार्ट करें। बताएं किसको पेरोल के बारे में पता है, पेरोल देखा है? बताइए महिमा। The payroll is basically a process of paying to the company's employee, like against the services they provide, and it also includes calculating the work hours served by the employees and giving them their salary and cutting the taxes. ओके, सो सिर्फ सैलरी देने के लिए इसका काम होता है या कुछ और भी होता है? So payment of salaries, including deduction of taxes as well as PFs. अच्छा, इसमें कुछ गवर्नमेंट का चीज होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज होता है? So taxes होते हैं। टैक्सेस काटे तो जाते हैं, क्या गवर्नमेंट को कुछ पे करता है पेरोल? यस सर। तो क्या वो रीपे होता है गवर्नमेंट को। क्या पे करता है? सर उसका कुछ अमाउंट कंपनी रीपे करती है गवर्नमेंट को एज अ टैक्स, जो उनके एम्प्लॉयज की सैलरी से कट किया जाता है। कहाँ से पढ़े हो ये बस मुझे बताओ। पढ़े कहाँ हो और ये चीज दी कहाँ, वो मुझे बताओ। सबसे मैं पूछूंगा कहाँ तुम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा।
आज मैं, मेरे को जहां तक याद है, पिछले 1 साल में 1500 बच्चों को मैंने खुद एचआर की ट्रेनिंग दी है पर्सनल लेवल पर। और फर्स्ट टाइम किसी बच्चे ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर किया है कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है, तो अप्रिशिएट किया जाएगा इस चीज को। तो बताओ महिमा, आप कहाँ पढ़ा था आपने, या कहाँ कहाँ से नॉलेज आपको सर मिली? जितना मुझे याद है अभी एमकॉम में ही कहीं छोटी सी डेफिनेशन लिखी थी, कहीं थ्योरेटिकली सर उसमें लिखा हुआ था ऐसा, बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफ में लिखा हुआ था। तो वहां से शायद मुझे याद आया तो मैंने बता दी। आई वॉज नॉट श्योर कि यही है, पर नहीं, मुझे पता था। पेरोल बेसिकली, अच्छा पेरोल से क्या कंपनी को कामचोरों के बारे में पता चल सकता है? हाँ, कामचोर जो लोग होंगे उनके बारे में कंपनी पता कर सकती है कि नहीं, जो लोग मतलब एकदम कुछ नहीं करना चाहते हैं? ये सब कर सकती है क्योंकि वर्क आवर्स से के थ्रू कर सकती है, किस एम्प्लॉय ने कितना वर्क आवर वर्क किया। ओके, चलो। अब मैं पेरोल के बारे में, मुझे जब, आज तक मैंने कभी पेरोल के बारे में ना मैं पढ़ा हूँ ना मैं देखा था। जब लास्ट ईयर मैं एज अ प्रोडक्शन एनालिस्ट में ज्वाइन किया था देवरा वायर्स एंड मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारे एमडी जो थे सम्यक देवरा सर, उन्होंने मुझसे 1 हफ्ते के अंदर कहा कि मुझे कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ानी है और मुझे पता करना है कि कहाँ लूप है, और हमें अपने कंपनी में एक पेरोल सिस्टम को ऑप्ट करना है। तो हम लोगों ने अलग अलग वेंडर्स को इनवाइट किया। तो अलग अलग वेंडर्स ने आए, उन्होंने बताया कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर, इतना पैसा लगेगा, उतना लगेगा। फिर उसके पहले तक हमारी कंपनी में 200 लेबर काम करते थे, जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 अलग अलग डिवाइड होते थे। तो अब मानो 10 बजे ज्वाइन होना है, तो 10 से 10:30 तक का जो टाइम होता था वो पूरा का पूरा मेन गेट पे भरा रहता था कि कोई जो एग्जिट कर रहे हैं वो भी भीड़ लगाए, जो एंट्री कर रहे हैं वो भी भीड़ लगाए। एम्प्लॉइज, परमानेंट जो एम्प्लॉइज है 25, वो भी इस चीज को भीड़ में लगे हुए हैं जाने। तो होता क्या था कि अटेंडेंस हुआ, अब 11-12 बज गया, 11 बज गया, अब काम शुरू होते होते जब तक रिदम बनती तब तक लंच ब्रेक हो जाता था। तो फिर इस चीज को हम लोगों ने माइन्यूटली देखा कि लोग काम कम करना चाहते थे और वो अपने चीजों से दूर भागते थे। फिर इस चीज को जब हमने सॉफ्टवेयर, हमारे वहाँ अटेंडेंस का, पहले सबसे पहले हम लोगों ने अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट किया। तो उसमें क्या था कि मेन गेट पर जैसे ही आप लोग अब देखे होंगे कि विजिबल हो जाता है, जो स्मॉल स्केल कंपनियां होती हैं, जो भी स्मॉल स्केल कंपनियां होती हैं, मैं बताऊं, राजस्थान और गुजरात, ये दो ऐसी जगह हैं, और पंजाब लुधियाना जो सेक्शन है, इन तीनों जगहों पर जो भी कंपनियां, वो कंपनियां ना पेरोल ऑप्ट की हैं, ना वो लोग अटेंडेंस सिस्टम को ऑप्ट की है। जब आप पेरोल को लाओगे तो आपको अटेंडेंस सिस्टम जरूर लेकर आना पड़ेगा कि कौन सा बंदा कब एंट्री कर रहा, कब एग्जिट कर रहा। मैनुअली आप नहीं चल सकते हो। उसके बाद हुआ क्या कि पता चला, हमारे वहां जब अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया तो हम लोग को पता चला 50 ऐसे बंदे हैं जो इरेगुलर हैं। ठीक, उसके बाद और हम लोगों को कुछ चीजें डेटा फाइंड आउट किया गया कि 25 ऐसे लोग हैं जो ड्यूरिंग वर्क आवर वो काम भी नहीं करते हैं, और बस वो अटेंडेंस लगा के अपना सिर्फ इधर उधर घूमते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज से जब हम लोगों ने रिजल्ट निकला, कंपनी ने 50 लोगों को टर्मिनेट किया। ओके, 25 लोगों को वार्न किया, और जो 50 लोगों की सैलरी बची कंपनी के पास, उसको एज अ क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट 150 एम्प्लॉय के बीच में बांट दिया। कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, कंपनी में से जो लाइबिलिटी थी वो भी हट गई। अब इस पूरे सिनेरियो में इस पेरोल सॉफ्टवेयर को आपके सामने क्या लगा, ये पेरोल सॉफ्टवेयर था क्या इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में? जो मैं एक आपके सामने ब्रीफिंग कर रहा हूं, इसमें क्या आपको समझ में आया कि पेरोल ने
पेरोल सिर्फ एक सैलरी देने का तरीका नहीं है। कंपनी के जो भी टैक्सेस है गवर्नमेंट को पे करना है उसके लिए नहीं है। उसके अलावा भी कई चीजें क्या है वो, क्या आप लोगों को दिखा है? एनीवन आंसर? हाँ बोलो इशिका बोलो। सर जो भी लूप होल थे कंपनीज में वो हमारे पेरोल ने आइडेंटिफाई कर दी कि मतलब वर्क कितना टाइम एक एम्प्लॉय कर रहा है और कब आ रहा है कब जा रहा है, तो ये सब पेरोल ने रिकॉर्ड किया क्योंकि अटेंडेंस वाला सिस्टम पेरोल की वजह से आया, तो उससे उसको पता चल गया कि कौन कितना काम कर रहा है। और जब पेमेंट भी हम लोग कहीं पीस रेट वाले से कहीं करते हैं तो पेरोल हम लोग को ये भी बता सकते हैं कि किसने कितने पीसेस बनाए, उस हिसाब से उसको सैलरी दे रहे हैं। तो ये भी हमारा वो बेनिफिट दे रहा है कि हमको बता सकते हैं किसने कितना वर्क किया है। चलो हाँ महिमा बोले आप। तो पेरोल डिसिप्लिन भी ले आता है एक कंपनी में, प्रोडक्शन हम्म से या वर्क आवर हम्म। से एक इंसान एक डिसिप्लिन में परफॉर्मेंस देने लगता है अगर पेरोल इंट्रोड्यूस होता है तो। ओके ठीक है। सो एक और पेरोल, पेरोल में हमारा कि भाई ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती है सिस्टम में? सर आ जैसे सकती है। कैसे? एक स्मॉल स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी की जरूरत आ पड़ी है ऐसी? बताओ बताओ। क्योंकि सर स्मॉल स्केल लार्ज स्केल दोनों में ही ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन हम तभी बढ़ा सकते हैं जब जो भी वर्कर्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क करें। ठीक है देखो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि भाई साहब किसी बंदे ने, मानो उज्मा बोलती है कि मैं भाई 24 दिन कंपनी चलती है, 24 में से अगर मिनिमम 21 डेज का 3 लीव हटा दें पेड लीव्स, उसके अलावा 21 दिन अगर उज्मा प्रेजेंट है और बट कंपनी को लगता है कि नहीं वो 18 ही दिन आई है, वो क्लेम करती है। हम्म, जब हमारा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम पहले होता क्या है कि किसी भी जगह पे सुनते होगे कि कैश में पेमेंट कर दी जाती है सैलरी की, ठीक है, स्लिप्स नहीं मिलती हैं। हम 18, हाँ उज्मा वाले पर, उज्मा कहती है कि 21 डेज हम आए थे, ओके, बट सॉफ्टवेयर को अपडेट जो थी वो ये थी कि हम, उज्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18 डेज दिख रहा है, उज्मा क्लेम करती है। उसके बाद जो उसकी सैलरी डिडक्शन हुई रहती है उसे वो मिल जाती है। तो इस तरीके का ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल लेकर आता है। और पेरोल को समझना, पेरोल की नीड क्यों पड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नीड क्यों पड़ी, कोई बताना चाहेगा क्यों नीड पड़ी होगी पेरोल की? एनीवन? इशिका? सर ट्रांसपेरेंसी के लिए, और हमारा जो लॉस हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है कि चेक करने में कि किसने कितना वर्क किया, क्या उसको प्रॉब्लम है, तो ये सब पेरोल ने हमारी सॉल्व कर दिया आके। ओके, पेरोल ने सॉल्व कर दिया। अच्छा, और कोई? इशिता? इशिता? अनुभव? हाँ महिमा बोलो, आप ही बोलो। तो प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, टैक्स इवेजन्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो हटाने के लिए, चाहे वो कंपनी के थ्रू हो या एम्प्लॉयज के थ्रू हो,
और उनके वर्किंग आवर्स प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए कि वो क्लेम कितना कर रहे हैं और एक्चुअली में कितना वर्क किया, अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, और कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए और गुडविल इंक्रीज करने के लिए। ठीक, कोई और आंसर करना चाहेगा? क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कोई और है? याशिका, पैलीस, एनीवन एल्स? रूपाली, ज्योति? बोलो बोलो उस्मा, बोलो। सर पेरोल सिस्टम एक तरह से हमारी हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में, कि ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका एक पेरोल सिस्टम के थ्रू उनका एक सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, उनके आवर्स कैलकुलेट होते हैं, अटेंडेंस कैलकुलेट होती है और इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है। ठीक है, सो अब आते हैं पेरोल पर वापस से कि पेरोल की जरूरत कहाँ से पड़ी। आप सभी लोगों ने कुछ साल पहले, 5 साल से 10 साल पहले, मतलब सुना होगा कि भाई हमारे किसी भी जगह से जो पेमेंट होती है या सैलरी आती है वो कैश में आती है। ठीक, आज भी कई लोग हैं, कई स्कूल से, बड़े स्कूल से, वो आज भी पेमेंट अपने फैकल्टीज को वो इन कैश करते हैं। इसके पीछे का रीजन सिंपल था कि वो टैक्स बचाते थे। वो ये नहीं दिखाते थे कि भाई, वो दिखाते थे हमारे पास इतना आया, इतना हमने खर्चा कर दिया, बट वो खर्चा कहाँ किया, वो खर्चा जब पूछते थे कहाँ किया है ना, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता था कि मतलब वो बताना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से वो उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे थे। इस वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स को निगोशिएट करने के लिए लोगों को पेमेंट इन हैंड करने लगे, पेमेंट इन हैंड लेने लगे। स्कूल में जो भी कि हाँ भाई स्कूल चल रहा है तो जो भी पेमेंट है वो कैश में कर दो। ओके, आज आज अगर आपने गवर्नमेंट जो इतनी अच्छी काफी चीजें ट्रांसपेरेंट की है, उसका बेनिफिट यही है कि भाई साहब आज कोई भी कंपनी कैश में पेमेंट नहीं ले सकती है। अगर वो कैश पेमेंट ले रही है, अगर उसने रसीद काटा है, तो वो भाई साहब पेमेंट आपको अकाउंट तक जाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर कंपनी उसको छुपा रही है, पता चल जाता है गवर्नमेंट को, कंपनी उनके ऊपर चालान काट सकती, गवर्नमेंट उनके चालान काट सकती कंपनी का। इससे बेनिफिट हुआ जो हमारे छोटे एम्प्लॉइज थे, ठीक है, उनका बेनिफिट क्या हुआ कि भाई वो एक जो फ्लो था, जो लाइन, जिस लूप लाइन पर वो थे, वो मेन लाइन पे आ गए। अब उनको सीधे सीधे सैलरी सबसे पहले टाइम पर मिलने लगी, उनके अकाउंट में मिलने लगी डायरेक्टली। जो भी चीजें क्यों काटा गया, किस लिए काटा गया, वो भी पता चलने लगा उनको। उनको ये भी पता चलता, उनका जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता था वो भी वो क्लेम करके आईटीआर फाइल करके वापस पा जाते थे। इससे सीधे सीधे जो बेनिफिट था वो एक एम्प्लॉय का हुआ। जो चीजें गौर कंपनियां छुपा लेती थी, जो भी इलीगल, देखो इलीगल काम आज भी होते हैं, मैं जानता हूँ, जीएसटी छुपा लेते हैं लोग। आपने अगर 1100 रुपए पे किया है हमारे पास, तो कंपनी इज बाउंड फॉर पेइंग 18% टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जीएसटी 18% पे करना है। ओवरऑल बेनिफिट जो भी होगा उसका कुछ परसेंट हमको पे करना है। ये हमें पता है, क्लियर। हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं बेनिफिट जो हो रहा है, मतलब ओवरऑल बेनिफिट जो भी होगा उसमें से हमें गवर्नमेंट को पे करना ही करना है भाई साहब, तो हमें पता है। अब आप सर्टिफाइड हो गए, ठीक है, आपने एक सर्टिफिकेशन ली है, वो सर्टिफिकेट आप क्लेम करोगे। अब हम कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम देंगे कि हमने इतने लोगों की स्किल डेवलप की, इतने बच्चे हमारे वहां से कुछ सीखे या करके गए हैं। हम गवर्नमेंट को देंगे तो गवर्नमेंट हमसे पूछे उसके ही ना, आपसे जिस चीज के लिए पेमेंट ली गई है, बेसिकली फॉर डेटा मैनेजमेंट, कि हाँ हम क्लेम कर रहे हैं सर्टिफाइड, जो भी सर्टिफिकेशन होती है सर्टिफिकेशन के हम चार्जेस रखें। सिखाने का और क्या कहते हैं अदर फैसिलिटीज नहीं हम लोग काउंटेबल है,
सिर्फ सर्टिफिकेशंस के कि हाँ गवर्नमेंट से हम लोग सर्टिफाइड रहे, आपके सर्टिफिकेट कहीं पर भी आगे जाते हैं तो एक्सेप्टेबल हो, वो रिजेक्ट ना हो, ये हमारा मुद्दा था। तो ये पेरोल को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने रखा आपके सामने। सो छोटे स्केल की कंपनियां इस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनको लगता था कि उनका बेनिफिट कम होगा। वो एम्प्लॉयज को करती क्या थी कि भाई साहब एक महीने की सैलरी जो मतलब आज महीना मेरा खत्म हुआ, 15 दिन 20 दिन तक उसको झेलाते थे। हाँ भाई ठीक है सैलरी चला जाएगा, सैलरी चला जाएगा, वो इन हैंड ही देते थे। तो धीरे धीरे इस सिस्टम को आने से अब कंपनी के ऊपर भी लोड कम हो गया, जो पब्लिक जो वर्कर्स थे उनको भी ट्रांसपेरेंसी पसंद आने लगी और धीरे धीरे चीजें इनलाइन हो गई। क्लियर हुआ सबको? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टाइप्स ऑफ पेरोल कितने होते हैं, किसी को पता है? कितने टाइप्स के होते हैं? एनीवन? एनीवन wanna try? चले, इंपॉर्टेंस ऑफ पेरोल पहले आप सोचो, तब तक आप लोग आंसर सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी एंड इफिशियंसी। अब पहले जब एक ह्यूमन फॉर द एग्जांपल जब मैं जिस कंपनी में ज्वाइन किया उस कंपनी में पहले सब कुछ मैनुअली होता था, तो वहां पर एचआर लगभग 20 दिन लगा देते थे सैलरी किसी के अकाउंट में डिपॉजिट करने की जो लास्ट मंथ की है। उससे एक कैंडिडेट का जो मोटिवेशन होता था वो भी कम होता था, उसके साथ में उसकी सैलरी कितनी जानी है वो भी नहीं पता रहता था, उसको क्यों काटा क्या काटा, कोई भी डेटा मेंटेन नहीं होता था, लेट हो जाते थे। एक्यूरेसी लेकर आई गई, सेव्स टाइम। हाँ भाई हम टैक्स काट रहे हैं, टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे रहा है, वो सब कुछ तुरंत के तुरंत हो रहा है। ये नहीं कि मार्च जब आ रहा है, जब हमारा क्या कहते हैं आपका ऑडिट का टाइम आ रहा तब कंपनी पर प्रेशर पड़ रहा, नहीं, पहले से ही सब कुछ ऑनलाइन मतलब एक इनलाइन प्रोसेस के थ्रू चल रहा है। कोई भी चीज कंपनी को दिक्कत नहीं दे रही है, कंपनी अपने काम को कर रही है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। वहीं पर जो दूसरे तरफ देखोगे आप जो इन लोगों को जो इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया वो पैनिक मोड में रहते हैं कि एक कंपनी थी भाई वो अपना कुछ भी नहीं मेंटेन की थी, उसको स्ट्राइक ऑफ किया गया, कंपनी को बंद कर दिया गया। समझ गए? कंपनी को बंद कर दिया गया, सिंपल, कि भाई साहब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप टैक्स नहीं दिए हो, ये सारी चीजें धीरे धीरे जब सेव्स टाइम पता चला कि एग्जाम्पल मैं दिया आपको, पता चल रहा है कि भाई अगर हम सही से नहीं रहेंगे तो हमें गवर्नमेंट से भी एक्शन हो सकता है, हमारी हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना मेजर पॉइंट हो चुका है आज के समय पर। बेसिकली व्हाट इज कंप्लायंस एंड टैक्स एक्यूरेसी ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, मैंने इसके बारे में बताया था, याद है? महिमा और भी लोगों को सोचने दो, पहले रुक जाओ 2 मिनट, सोच लें सब लोग कहाँ क्या बताया गया था इसके बारे में।
Anyone else? आंसर कर महिमा। तो कॉम्प्लायंस विद टैक्स एक्यूरेसी का मतलब है कि हमें स्टिक करना होता है टैक्स रूल्स के। अगर हम पेरोल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जितने भी टैक्स रूल्स हैं उससे स्टिक करना होता है और टाइम टू टाइम टैक्सेस को पे और कलेक्ट करना होता है। वैसे ही ऑन बोर्डिंग में था कि जैसे टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर वर्क, उसमें भी यही कॉम्प्लायंस था कि स्टिक करना होता है कि हमें पेपर वर्क प्लस डॉक्यूमेंटेशन टाइमली करना है। ओके, उस्मा। यस सर। सर टैक्स कंप्लायंस में जो भी जीएसटी कैलकुलेशन होता है और बाकी जो भी टैक्सेस होते हैं वो पेरोल सिस्टम के थ्रू प्रॉपर्ली डिडक्ट होते हैं और गवर्नमेंट को पे होते हैं, और इससे एचआर को भी इजी होता है सब अकाउंट्स सैलरी टाइमली पे करने में। ओके, ऋषिका, आपका आंसर। सर कंप्लायंस एंड टैक्स एक्यूरेसी ऐसे होती कि मतलब हमारे स्टेट लॉज चेंज होते रहते हैं, तो फिर उसकी वजह से और जैसे उन्होंने कहा इतनी अब डिडक्शन करो, इतना और उसको बेनिफिट दो, तो ये सारी चीजें पेरोल आराम से कर लेता है। उसमें हम लोग सेट कर देंगे कि इतना इतना सबसे डिडक्शन लेना, इतना इतना उनको और बेनिफिट्स देना, तो ये सब इजीली हो जाता है। और टैक्स भी टीडीएस वगैरह प्रॉपरली डिडक्ट हो जाता है, जिसमें से जितना जिसका बनता है वो उतना काट लेते हैं। और जो भी उनके लॉज हैं, लेबर लॉज, वो सब प्रॉपरली फॉलोड। किसी ने ओवर टाइम की तो उनको डबल वेजेस देते हैं, तो ये सब प्रॉपरली उनका मैनेज होता है। और वर्किंग आवर्स के हिसाब से भी उनका मतलब हो जाता है सारा चीज। ओके, और कोई? रूपाली, अभिनव, अनुभव। और कोई बेटा आंसर करें? बाकी लोग साइलेंट वेव में मत रहे यार, सेशन ऑन करके छोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। कोई आंसर करेगा? और सर हम्म, सर जब कंपनीज के लॉज में चेंजेस करते हैं वो लोग, तो पेरोल सिस्टम को हेल्प करता है कि कैसे कैलकुलेट करने हैं, कैसे डिटरमाइन करने हैं उनके टैक्सेस या जो भी उनमें एडिशन और डिडक्शंस हैं, हम्म, और कैसे हर एम्प्लॉय को टैक्सेस डिडक्ट करके पे करने हैं या जो भी है, और जो पेनाल्टीज पे करनी है। हम्म।
तो और उन लोग के पास रिकॉर्ड्स भी रहते हैं, जैसे पेरोल सिस्टम में हमारे पास डेटा एंट्रीज होती हैं, डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसीलिए पेरोल सिस्टम हमें हेल्प करता है इसमें। ओके, ठीक है। तो बेसिकली अब आते हैं हम आपके मेन पॉइंट को लेकर, कंप्लायंस एंड टैक्स एक्यूरेसी। जब हम लोग पैन कार्ड किसी कैंडिडेट का बोलते हैं कि भाई साहब आपको सबमिट करना है, एक मिनट, एक मिनट,
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? सो बेसिकली जब कैंडिडेट अपना पैन कार्ड सबमिट करता है किसी कंपनी के पास, तो सबमिशन के पीछे सीधे सा लॉजिक होता है कि भाई साहब हम उस कैंडिडेट की जो भी सैलरी में से टीडीएस डिडक्शन होगी या पीएफ कटेगा, ओके, उसको टीडीएस जो कटेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम पे करेंगे, कंपनी पे करेगी। फिर कंपनी जब पे कर देगी तब जब उसको एनुअल फाइलिंग होगी या जब उसे आईटीआर फाइल करेगा जब कैंडिडेट, तब उसको वहां पर दिखेगा कि हाँ मेरी इतनी सैलरी पर इतना टीडीएस कटा है, और अगर वो क्लेम करता है तो वो उसको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट वहीं पर आता है, पीएफ। पीएफ जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक बाय द एम्प्लॉय होता है, एक बाय द एम्प्लॉय एंड बाय द एम्प्लॉयर होता है। पता है किसी को इसके बारे में, पीएफ के बारे में? एनीवन नोज? कोई जानता है इसके बारे में कुछ भी? भाई किसी को पता है? So PF is a financial security for the retirement years of an employer. ओके, ईपीएफआई के बारे में, व्हाट इज ईपीएफआई, पहले इसको जानना जरूरी है। व्हाट इज ईपीएफआई? एनीवन? डोंट नो। किसी भी कंपनी में 5 एम्प्लॉय के ऊपर होने पर उस कंपनी को अपने बंदे के रिटायरमेंट प्लान्स पर भी काम करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लायंस है ये, सैचुरेटरी, ओके, सैचुरेटरी यही है, ये चेंज नहीं हो सकता है कि हमारे अगर कंपनी में 5 एम्प्लॉय के ऊपर हैं और मैं नहीं दिखा रहा हूं, बट मेरे कंपनी से पेमेंट यही होता है कि हाँ मैं 10 लोगों को हर महीने मैं 20,000 रुपए पे कर रहा हूँ, ओके, तो वो ये पक्का हो जाता है गवर्नमेंट को कि भाई साहब ये 10 एम्प्लॉयज हैं, आप चाहे उनको कुछ भी बताओ कि हाँ ये हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, इनके साथ हमारा कुछ भी ये नहीं वो नहीं, वो उसको एज एन एम्प्लॉय डील करेगी। आप ही के लखनऊ में कल्पराज कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, हमारे काफी क्लोज फ्रेंड है, उनकी कंपनी है, लास्ट ईयर उनके कंपनी पे लीगल नोटिस आई। किस लिए आई? कि भाई साहब आप अपनी कंपनी में शो करते हैं 5 एम्प्लॉय के अंडर, बट जो आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि आप ABCDEFGH 10 लोगों को ये पेमेंट लगातार कर रहे हैं हर महीने, एंड हम इसको एज एन एम्प्लॉय काउंट करेंगे, एंड आपको इतना मतलब कितना लगभग उस पर काफी पेनाल्टीज भी लगी थी और कंपनी पे स्ट्राइक ऑफ आने वाला था, नहीं अगर पे करते तो कंपनी पर एक्शन हो जाता। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी पेनाल्टीज का भी चीज होता है कि भाई हम सोच लेते हैं हम नहीं करेंगे पे क्या हो जाएगा, भाई क्या होगा, वो गवर्नमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट सब कुछ खंगाल के निकाल लेगी कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब कुछ उनका काम है, वो निकाल लेंगे डेटा। तो इसी वजह से बेसिकली पैन कार्ड का यूज किया जाता है, डेटा कलेक्ट इसी वजह से रखा जाता है कि हाँ हमें फॉर द फ्यूचर यूजेस अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको यूज कर सकें और एक अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकें। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? बेसिकली टीडीएस कितना परसेंट कटता है किसी को पता है? सेंट्रल में कुछ अलग कटता है या स्टेट में अलग कटता है कि सारे जगह कॉमन होता है? सेंट्रल लेवल की डिडक्शन होती है या स्टेट लेवल पर भी डिडक्शन होती है? सर सेंट्रल पे अलग कटता है और स्टेट पे अलग कटता है। ओके, कितना कितना परसेंट कटता होगा? किसी को आइडिया हो तो बताएं।
एनीवन, एनी आइडिया? किसी को आइडिया हो? मिनिमम 2.5% TDS काटना मैंडेटरी है हर एक कंपनी को, मतलब एक ये फिक्स है। उसके बाद किसी भी स्टेट में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में हो सकता है 3% पहुंच जाए, महाराष्ट्र में हो सकता है 2.5 ही रह जाए, यूपी में हो सकता है 2.75 हो जाए। मतलब हर स्टेट को अपने हिसाब से फिर उसमें जो भी स्टैंडर्ड होता है उसके प्लस माइनस, प्लस करने का चांस होता है बट माइनस नहीं कर सकते, वो प्लस ही कर सकते हैं या सेम चीज को सैचुरेट करके चल सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है पॉइंट? इनहैंस डेटा सिक्योरिटी, पेरोल के इंपॉर्टेंस। सबसे पहले क्या, किस तरीके से डेटा सिक्योर होता है भाई साहब? हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 1 2 3 के फॉर्म में सेव किए जाते हैं, ना कि अकाउंट नंबर पता रहेगा कि हमारा क्या अकाउंट है, कैसा है, मतलब वो सारी डिटेल चेकआउट होती रहेंगी और टाइम टू टाइम जो डेटा है वो अपडेट और क्रॉस चेक किया जाएगा। मतलब मानो हमें सैलरी पे करनी है, ओके, सैलरी पे होने के पहले एक बार चेक किया जाएगा कि हाँ इशिता के अकाउंट में ही जा रही है ना सैलरी, ऐसा तो नहीं है कि याशिका के अकाउंट पे चली गई पेमेंट। तो इस चीज को काफी कंसर्न वे में देखा जाता है। लास्ट ईयर एक न्यूज आप लोगों ने शायद सुना होगा कि भाई एक कंपनी का उन फाउंडर था या सीईओ था, उसके अकाउंट में सारा का सारा 3 CR की पेमेंट सैलरी की जो भी थी वो उसके अकाउंट में चली गई। जो कंपनी के ओनर्स थे उन्होंने उनको हटा दिया। फिर क्यों? क्योंकि डेटा सिक्योरिटी में ब्रीच आया, इस वजह से वहां पर उनको बाहर करना पड़ा। अब एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, हमें पता रहेगा कि हमारे टैक्सेस कटे हैं, फिर हमें लेना है, ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं एज अ अपने वर्कआउट में। ओके, हमें लगता है कि मेरा सैलरी ज्यादा कट गया है बट मैं उस दिन अवेलेबल था, उस चीज को भी हम क्लेम करेंगे। क्लियर है सभी को? प्रोविजन ऑफ अ रियल टाइम एनालिटिक्स, जो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल सभी लोगों को समझाया था कि कैसे हम लोग अपनी कंपनी में पता कर सकते हैं कि कहाँ पर लूप है, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, कितने लोग वेस्ट हमारा टाइम कर रहे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकती हैं। ये सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं इसी सारे चीजों के बेसिस पर। इंटीग्रेशन विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या इसके बारे में कोई जानता है? कुछ बताना चाहेगा कोई? एनीवन? महिमा बोलो। सर जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बाहर के लोगों को ट्रांसपेरेंट दिखानी होती है, सर ये चीज को भी वो इंटीग्रेटेड रखता है, मैनेज रखता है अगर पेरोल इंट्रोड्यूस्ड है तो। ओके, और और कोई बेटा? बोलो याशिका, आप बोलो। सो ये वर्क को इजी करता है कि रिकॉर्ड्स हम लोग
फाइनेंशियली जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोग एंटर कर सकते हैं और ये हमारा टाइम भी बचाता है और उसमें जो रिकन्सिलेशन है, जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो भी आराम से हो सकता है अच्छा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो पेरोल सिर्फ एक डेटा मैनेजमेंट करता है, ठीक है, बट अकाउंटिंग्स का जो काम होता है वो एक हमें थर्ड पार्टी, जैसे टैली आप लोगों ने सुना होगा, ERP 9 सुना होगा, ठीक है, टैली ERP 9 के बारे में जानते हो? सुना है, पढ़े टैली तो होगे। जानते, ERP 9 नहीं जानते। अब सीखा है किसी ने इसके बारे में कुछ? जैसे सीखे हो डेटा एंट्री होती है उसमें, टैली में। टैली में? ठीक है। बेसिकली जब कंपनी पेरोल का सॉफ्टवेयर लेती तो जो अकाउंटिंग का काम होता है वो उसको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करवानी पड़ती है किसी ब्रांड से, जस्ट लाइक डिलॉयट। डिलॉयट के बारे में सुना है सभी ने? डिलॉयट के बारे में तो सुने होंगे सब लोग, नहीं माँ? बोलो। तो कॉर्पोरेट कंपनी है एक, दिल्ली में उसका मेन हेड ब्रांच है। अरे मतलब कॉर्पोरेट कंपनी, बट उसके वर्किंग, उसका मेन काम क्या है? मेन काम ऑफिस से मतलब नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी, हम भी कॉर्पोरेट कंपनी सब है, बट काम क्या है उनका? वो डिफरेंट कंपनीज की ये ही काम उनका पिकअप करते हैं कि हाँ हम उनके अकाउंटिंग्स के वर्क को डील करेंगे, मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड जो ये सेक्शन होता है वो वर्कआउट करते हैं डिलॉयट। मेजर जगह पे डिलॉयट हो गया। बिग फोर कंपनीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद, उसमें से डिलॉयट है, मैकिन्जी है, एंड एक और कोई होगी, दो और हैं अलग अलग, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मैंग होती है और एक बिग 4 कंपनीज होती है। तो मैंग में एक आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट आ गया, अमेजोन आ गया, एक उसमें एन से कोई और है, एक जी हमारी गूगल हो जाती है। तो अलग अलग दो ये बड़े सेक्शन है जो कि सॉफ्टवेयर के सेक्शन में जा रहा है तो मैंग आता है। और अगर आप इस सेक्शन के जो जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी कंपनीज होती वो ये बिग 4 में काउंट होती, वही डील करती है अकाउंटिंग के थर्ड पार्टी के इंटीग्रेशन में विथ डिफरेंट पेरोल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब अगर किसी को थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करवाना है ना तो इतना ज्यादा उसका खर्चा बढ़ जाता है कि बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा पेरोल, आप लोगों को कितने पेरोल के बारे में पता, कौन कौन से पेरोल? एनीवन? रिजर्व पे के बारे में तो सुना होगा सबने। पेरोल के बारे, पेरोल का कोई एग्जांपल किसी को भी आइडिया? चलो सब लोग पहले देखो कितने कौन कौन से पेरोल है, पहले उसके बारे में देखो सब लोग।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका स्पीकर ऑफ है, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अब आई आवाज? इशिका, महिमा, आ गई आवाज? बेसिकली दूसरे सेशन में भी बताना पड़ता है ना सारा इंफॉर्मेशन, तो उसलिए मैं जब बोलता हूँ तो आप लोग अपना वो रहा करो कि यहाँ 7 बजे का अराउंड 5 मिनट, मतलब 6:55 से लेके 7:05 तक का टाइम आप लोग थोड़ा ब्रेक मान लिया करो कि हाँ ब्रेक टाइम है। उस मोमेंट पर थोड़ा होल्ड रखा करो, क्योंकि काफी चीजें रहती हैं, पैरेलल देखना पड़ जाता है। तो मैनेजेबल रखता हूँ कि हाँ आप लोग को मैं अपने से ही रखूँ, ट्रेनिंग अपने पास कंट्रोल रखता हूँ सब चीजों का, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सबको सारी चीजें? हाँ। So, classification of a payroll software, basically there are 4 payroll software. एक हमारा इन हाउस पेरोल होता है। इन हाउस पेरोल कहते हैं कि जो पुरानी कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो इस सिस्टम को यूज करती थी। लाइकवाइज हम हमारे पास 2 HR हैं, ठीक है। एक HR डेटा कलेक्ट, डेटा मतलब डेटा मेंटेन करता है, एक बंदा कैलकुलेशन करता है, ठीक है। फिर जो पहला बंदा डेटा मेंटेन किया था वो बंदा बैंक को जाता है, बैंक को देता है कि हाँ ये इतना सैलरी है, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कराता है दूसरा बंदा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये इन हाउस पेरोल में होती है। मतलब ये पुराने तरीके का सिस्टम है, या स्कूल में कि हाँ भाई सैलरी है तो वो एक लिफाफे में डाल के सारे फैकल्टीज को जिसका जिसका है उसको दे दिया गया, ठीक है। इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा होता था, इसमें डेटा एरर काफी ज्यादा आ सकता था। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए पेरोल सिस्टम में पेरोल सिस्टम में धीरे धीरे इंक्रीमेंट लेकर आया गया। अब क्लाउड बेस्ड पेरोल क्या होता है? मानो कोई कंपनी ने पेरोल सिस्टम को ऑप्ट किया है, ठीक है, उसके उसके वहां कुछ लोगों को पता है कि हाँ मैं ये पेरोल चलाने आता है, उसको वो यूज करते हैं, ओके। एंड उसमें उनका भाई सारे अटेंडेंस मेंटेन होता है, अटेंडेंस चेकआउट करना कि हाँ भाई कौन आया, कब आया, क्या नहीं हुआ। उस चीजों के बेसिस पे वो फाइनल डिसीजन लेते हैं कि किसकी कितने वर्किंग डेज में कौन कितने दिन आया, कितने आवर काम किया, कितनी उसकी सैलरी बन रही, कितना उसको बोनस देना चाहिए, कितना डिडक्शन होना चाहिए, कितना TDS कटेगा, कितना उसका PF बनेगा, और कितना क्या कहते हैं टोटल सम बनेगा उस मंथ का। ये जो सारी चीजें होती है डायरेक्ट हमारा पेरोल से हो जाता है, क्लाउड बेस्ड पेरोल से, जिसको आता रहेगा। इसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट हमारे पास रहेगा कि हमें बैंक नहीं जाना पड़ेगा, सारी चीजें इनलाइन रहती हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? दो चीजें क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सीधा एक डिफरेंस, एक पॉइंट,
एक में डेटा एरर ज्यादा होता है, एक में नहीं होता है, एक टाइम टेकन है, एक टाइम टेकन नहीं है। Sir, first one is managed by the human being and second one is managed by the software. Okay. Sir, in-house system is an old system which is adopted by the companies who follow the earlier method, and the cloud-based system is software-based and it is followed currently. And in this system, software manages all the things. ठीक है, ठीक है। प्रोफेशनल मैनेज बाय अ बुक कीपर और सीपीए। अब मानो मेरी कंपनी में पेरोल टीम को, मतलब जो एचआर टीम है उसको पेरोल नहीं चलाने आता है, तो हमारी कंपनी फिर जिससे सॉफ्टवेयर ले रही होगी, ठीक है, तो उनसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ओके, पब्लिक अकाउंटेंट जो होगा सर्टिफाइड उनके कंपनी से टेकअप करेगी। वो बंदा जो होगा सारी चीजों को देखेगा कि हाँ भाई, मतलब वो पहले अपने साथ में जो उस कंपनी के 2-4 लोग होंगे उनको भी वो ग्रूम करेगा, और उसके साथ में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे मतलब 2 महीने 3 महीने में उन लोगों को सिखा के कैसे पेरोल चलाना है, क्या होना है, उसके बाद वो सारी चीजें उनको हैंड ओवर करके अपनी कंपनी में चला जाएगा। सिंपल सा मतलब ये होता है। मैं ज्यादा लाइनों के बीच में आपको लेके नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो डायरेक्ट मुद्दा है, सीधा सा मुद्दा है कि भाई साहब उस कंपनी में किसी को पेरोल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक सीपीए कंपनी लेती है जिस कंपनी से सॉफ्टवेयर लिया गया था, वो बंदा सभी लोगों का डेटा उसमें ऐड कराना, कैसे पेरोल को चलाना है, कैसे सैलरी पे होती है, ये सब कुछ 1-2 महीने में सिखाकर वापस से अपनी कंपनी में रिटर्न बैक हो जाता है। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? एजेंसी मैनेज पेरोल सर्विस, सिंपल सा, इससे मतलब हमारा ये समझ में आ रहा है, कंपनी है कोई, ठीक है, कोई कंपनी है जिस कंपनी के ना उसके पास टाइम है ना उसके पास लोग हैं जो इस चीज को कर सके, तो कंपनी आउटसोर्स करती है थर्ड पार्टी बेस्ड एजेंसी को, जिसमें वो अपने सारी चीजों को हैंड ओवर कर देती है कि भाई पेरोल जो भी अटेंडेंस है, आपका पेरोल है, सैलरी कटना, डिडक्ट होना, सब कुछ वो मतलब एजेंसी वहां पर डायरेक्ट इंक्लूडेड रहती है। ओके, इंक्लूड की जाती है कि भाई आप आओगे, आप सारा डेटा, सबका डेटा ऐड कराओगे अटेंडेंस से रिलेटेड। अटेंडेंस जो होगा वो डेली आपके पास जाएगा, उसके रिकॉर्ड आप देखकर हमारे पास इन्फॉर्म करोगे। ओके, उसके बेसिस पर हम लोग सैलरी का जो भी होगा आप करेंगे। आप हमें रिपोर्ट सिर्फ हमें करोगे मंथली 2 बार, यहाँ क्या चीजें चल रही, कहाँ गड़बड़ियां हैं और कैसे सही किया जा सकता है। आप हमें सिर्फ एक सजेशन दे सकते हो और आप हमसे सजेशन ले सकते हो, ना कि हम लोग दिन नहीं पूरे दिन भर कोई इस चीज पर काम नहीं होगा, आप इसको डायरेक्टली मैनेज करोगे। कंपनी आउटसोर्स कर दी, उसके लिए पैसा जो भी है कंपनी उसमें दे देती है थर्ड पार्टी एजेंसी को। ठीक है, चारों समझ आ गए पेरोल? इन चारों के रिलेटेड अलग अलग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मुझे एग्जांपल चाहिए। आप लोगों की जो ब्रांड एलोकेट होगी लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा टाइप है ये बताएंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें कुछ कैलकुलेशन है वो भी अभी हम सिखाएंगे, वो भी हम बताते हैं, आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। पेरोल का प्रोसेस क्या होता है? अब सिंपल सा कैलकुलेटिंग पेरोल की, हाँ भाई कितनी सैलरी, कितना दिन कोई बंदा आया, कितना उसका पे बना, और उसके बाद उसको पे कर देना डायरेक्टली। ठीक, फिलिंग पेरोल रिलेटेड गवर्नमेंट फॉर्म्स, इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि जो टैक्स हमारे काटे गए हैं, टीडीएस काटा गया है या पीएफ काटा गया है, वो पीएफ के अकाउंट में जाए, और जो टीडीएस कटा है
वो गवर्नमेंट के पास जाए और गवर्नमेंट से जब बंदा ITR फाइल करे उसको मिल जाए। सबमिटिंग विथ होल्डिंग फ्रॉम अ एम्प्लॉय पे, जो हम बता रहे हैं वो यहाँ पर पे कर देना गवर्नमेंट को। अब सबमिटिंग एम्प्लॉयर ओन्ड पेरोल टैक्सेस, जो कंपनी है उसके भी कुछ टैक्सेस आते हैं अलग से, जैसे मैंने बताया ये बेनिफिट जो होगा उससे कंपनी का कटेगा, ठीक है। वो हो सकता है 5% से स्टार्ट होता है और लगभग अलग अलग टर्नओवर पे होता है कि कितना जा रहा है, वो इसके बेसिस पर हमारा ये भी चीज हमारा जो पेरोल होता है वो मैनेज करता है, ठीक है। सभी को क्लियर है पेरोल प्रोसेस? गवर्नमेंट एक्ट्स रिगार्डिंग पेरोल, फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट। ये क्या है कि भाई हर एक जो मजदूर है या कोई काम करने वाला है उसको पर मतलब अगर वो 8 घंटा काम कर रहा है तो उसको 500 रुपये मिलना चाहिए, मतलब बेसिक एक पे उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको फ्री में काम करा लिया और उसको कुछ पे नहीं किए। यू हैव टू पे दिस, ओके। फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट, कि भाई आपको उस कैंडिडेट की इंश्योरेंस लेनी होगी कि हाँ भाई अगर उसको कुछ भी हो जाता है बाई चांस बाई लक, मतलब दिन दिन ना खराब हो किसी का ऐसा हो, ओके, तो उस कैंडिडेट को रिटर्न में इंश्योरेंस होती है उसको मिलती है। शायद इशिता को पता। इशिता इसका आंसर करना चाहोगे? इशिता? कोई कोई नहीं करेगा लग रहा है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जनवरी, मेरे चाचू काम करते थे यूएस बेस्ड, यूएस की कंपनी में काम करते थे। एंड 22 जनवरी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था उसके एक दिन पहले अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में एट द स्पॉट डेथ। आफ्टर दैट नियर अबाउट कंपनी ने उनको इंश्योरेंस में जो भी था 1.96 CR अमाउंट, 4 साल 5 साल से काम कर रहे थे और काफी हायर पोस्ट पर थे, उनको जाना था वहां, मतलब यूएस बुलाया गया था, उसी के पेपर्स में वर्क कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ तो उसके बाद कंपनी ने उनको ये अमाउंट पे किया। तो इंश्योरेंस हर एक कंपनी को अपने एम्प्लॉयज का कराना होगा कि भाई अगर उसकी कहीं तबीयत खराब होती कुछ प्रॉब्लम आता तो कंपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ठीक है। समझ आया? फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट, इज दैट क्लियर? इक्वल पे एक्ट। अब मानो इशिता, इशिका, याशिका, ये 3 अलग अलग लोग हैं और सेम पोस्ट पर सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और महिमा जो है वो HR मैनेजर, ठीक है। तो महिमा, याशिका, इशिका, इशिता सबकी सैलरी एक नहीं होती। वहां पर इशिता, याशिका, इशिका, इशिका की सैलरी सेम पोस्ट पर है, सेम एक्सपीरियंस है, तो उनकी सैलरी सेम हो सकती है। बट महिमा की नहीं हो सकती क्योंकि महिमा एक पोस्ट अपर है, डन। तो उसकी सैलरी ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ इन 3 लोगों से, क्लियर है? फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स एक्ट, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप किसी बंदे को अगर अपनी कंपनी से निकाल रहे हो, ओके, तो यू मस्ट इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट प्रियर 15 days और 30 days कि हाँ भाई आप उसको निकाल लो, उसको जो भी उसके PF हो रहा है सब कुछ उसको पे कर दो कि हाँ टाइमली उसको मिल जाए, क्लियर? जनरल लॉज एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग टैक्सेस, जो भी मतलब जनरल लॉज होते हैं वो सब कुछ फॉलो करने चाहिए। इसके बारे में आप लोग से ढूंढ सकते हो एंड देख लेना, अगर कोई दिक्कत आएगा तो बताना, डिस्कस हो जाएगा वो पॉइंट आप लोगों का। एंड इसके बाद आते हैं
पेरोल सबसे पहले टाइम अटेंडेंस, आप अपनी सैलरी खुद से भी क्लेम कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे ये गलत, आपने मेरा गलत किया था, इसको है। आप अपनी लीव्स लेना चाहते हो कि हाँ मुझे 3 दिन लीव लेनी, कब लेनी वो बता सकते हो। सैचुरेटरी रिपोर्ट कि हाँ मेरा काम क्या है, उस पर क्या बन रहा है। पे स्लिप आपको मिल जाएगा। सैलरी के मैनेजमेंट आप खुद से कर सकोगे अपने साथ। ठीक, इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टॉपिक खत्म हो गया, बट पेरोल के बारे में भी काफी चीज देखना है। फॉर द एग्जाम्पल, रेजर पेरोल। ओके, मैं कुछ इमेजेस से समझाऊंगा क्योंकि अकाउंट में लॉगिन करके आप लोगों को सारी चीजें दिखा नहीं सकता हूँ। ओके, सो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी है, बट मैं कुछ जो भी दिखाऊंगा वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कैंडिडेट के नेम, मंथली सीटीसी, एडिशन मतलब कोई बोनस है क्या, डिडक्शन है, रीइंबर्समेंट क्या मिल रहा है, ग्रॉस पे उनका क्या बन रहा है। ओके, जब मतलब फाइनल हम करने वाले हैं, फाइनलाइज पेरोल और हम पे कर देते हैं। ठीक, उसके बाद एक क्लिक आती है आपकी इस तरीके की कुछ, पेरोल समरी में ही है अभी तो। हम्म, ये देखें बेटा, सभी लोग अपने एंड से देखिए। व्यू कैलकुलेशन, डेट क्या है, सैलरी में से टीडीएस, टीडीएस कितना काटा जा रहा है, अमाउंट, ये सब कुछ उसमें से बताया जाता है कि हाँ सीरियल नंबर दे दिया गया, अमाउंट क्या काटा गया, चालान नंबर के साथ उनको बता दिया जाता है कि हाँ वो अपना देख सके। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा पार्टी, क्लियर है? कुछ चीजें और होंगी आपकी। हम्म, इस फोटो को तो देख ही लिए हम लोग अभी। ये देख लिए हो ना सभी लोग कि पेरोल अमाउंट कितना, कंप्लायंसेस के क्या चार्जेस है, मतलब टीडीएस पर है, टोटल पे कितना किया जा रहा है, एग्जीक्यूट करके सीधे सीधे पेमेंट हो जाती है हमारी। क्लियर? सो इस तरीके से हमारा पेरोल का कुछ बेसिक है, बट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। और सभी लोग प्लीज अपनी जो भी एक कॉपी है उसको ओपन करें, सभी लोग। ओपन, ओपन हो गया है सबका? सो सभी लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी पर, मतलब जो कॉपी होगी उसको इस तरीके से यूज करिएगा, इस फ्रेम में, टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम इस तरीके का करिएगा सभी लोग अपना। स्टार्ट यहां से करिएगा लिखना, सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, वर्किंग आवर, वर्किंग डे, इन हैंड सैलरी, बोनस, टीडीएस, पीएफ, और आखिरी में टोटल सम। नोट हुआ? सर वर्किंग आवर्स के बाद वर्किंग आवर्स के बाद वर्किंग डेज, इन हैंड सैलरी, फिर बोनस, टीडीएस, पीएफ।
हो गया नोट सबका? इज दैट नोटेड? महिमा, ईशिका, उज्मा, पैलीज, ज्योति, याशिका, इशिता, अनुभव, रूपाली, विजय। चलो, एम्प्लॉय नेम में अपने 5 दोस्तों का नाम लिख लो सभी लोग। ABCDE जो भी आप लिख लो, 5 दोस्तों का नाम। नोटेड? 5 दोस्तों के नाम लिख लिए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी में आप A1, A2, A3, A4, A5 लिख लीजिए सभी लोग अपने से, मतलब ये अजम्पशन है, B1 भी लिख सकते हो, जो भी मन है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नोटेड? सो एक कैंडिडेट है, उसकी वर्किंग आवर है, पहले बंदे की वर्किंग आवर आप लिख लो 5 आवर। ओके, 5 आवर वो वर्क करता है। वर्किंग डेज उसके थे 24। ठीक। दूसरा कैंडिडेट 8 घंटे काम करता है, 20 दिन बट वो काम करता है। एक कैंडिडेट 4 घंटे काम कर रहा है, वो 22 दिन काम कर रहा है बट। नोटेड? 3 हुआ। चौथा, एक कैंडिडेट 8 घंटे काम कर रहा है बट वो 16 ही दिन काम किया है। तीसरा, 5वां आखिरी, एक कैंडिडेट है जो कि 6 घंटे या 7 घंटे काम कर रहा है, 19 दिन तक काम, 19 दिन उसने प्रॉपर वर्किंग की है, 7 घंटे। कैलकुलेट, यहां तक नोट हुआ? अब उनकी जो इन हैंड सैलरी है वो मैं बता रहा हूं, आप उसके बाद डिडक्शन करिएगा और उसके बाद उनका बोनस बनाइएगा और TDS तब काटिएगा और फिर उनका जो PF है वो कैलकुलेशन करिएगा आप लोग। वो भी मैं बताता हूँ। इन हैंड सैलरी बंदे की थी, एक बंदे की इन हैंड सैलरी है 25,000 फर्स्ट, और क्या कहते हैं, थर्ड कैंडिडेट की सैलरी 25,000 है। सेकंड कैंडिडेट की सैलरी 30,000 है। फोर्थ कैंडिडेट की सैलरी 22,500 है और 5वें कैंडिडेट की सैलरी 20 है। नोटेड? जो उसको मिलनी चाहिए। अब जो बेटर कैंडिडेट है उसको ही सिर्फ 5,000 बोनस देना है, बाकी जो अगर नहीं लग रहा है उस पर डिडक्शन आपको करना है आवरली बेसिस के हिसाब से, सब कुछ देखते हुए। TDS 2.5% आपको डिडक्ट करना है और PF आप लोगों को लगभग 1,500 हर एक 1,500 नहीं, 2,500 रुपए हर एक बंदे की सैलरी में से कट करना है। ठीक है। अब लास्ट में मुझे ये जानना है हर बंदे का क्या समअप बन रहा है। सर इन हैंड सैलरी एक बार रिपीट करिए। फर्स्ट और थर्ड कैंडिडेट की 25,000 है,
सेकंड कैंडिडेट की 30,000 है, सेकंड वाले की। फोर्थ कैंडिडेट की सैलरी 22,500 है और लास्ट कैंडिडेट की सैलरी 20,000 जो उसको मिलनी चाहिए। बट तो अब जो पीएफ आपको कितना है? पीएफ 2500 है। ओके, थैंक यू। तो बोनस सिर्फ उन कैंडिडेट्स को देना है जिन्होंने बेटर किया, बाकी का एज इट इज ही कैलकुलेट करना है। उसमें डिडक्शन भी करना है। हाँ, ओके। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 minutes you all have. फिर प्रॉब्लम किसी को?
कितने लोगों ने कर लिया, सॉल्व कर लिया है या पहुंच गए हो आखिरी तक कुछ? फाइव मिनट टाइम यू ऑल हैव सॉल्व। यस टेल, किसने रिजॉल्व कर लिया? सर फर्स्ट वाले का है 26,750। डिडक्शन किए हो? सर टीडीएस कट किया है और पीएफ कट किया है। पीएफ कट किया है, ओके। सैल उसके काम के बेसिस पे नहीं कुछ कटिंग किया है आपने? सर बोनस ऐड किया था, जो आपने इन हैंड सैलरी बताई उसमें बोनस ऐड करके टीडीएस डिडक्ट करा, फिर पीएफ कट डिडक्ट किया। बोनस बोनस तो इन लोगों को देना नहीं है जब ये लोग काम वर्किंग आवर्स। देखो क्राइटेरिया फिक्स है कि भाई 8 आवर होना चाहिए, ठीक, या 8 आवर या 20 डेज, मिनिमम 20 डेज हमारा फिक्स क्राइटेरिया है ना कि 20 डेज हमारा फिक्स है, 21 डेज, उसको लेकर कैलकुलेट करना था। दोनों अगर कोई नहीं क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा तो उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। पहले सुनो सभी लोग पहले हर आवर पे किसकी क्या पेमेंट बन रही है, उसके बाद देखो कितने दिन नहीं आया है, डायरेक्टली उस उतने दिन की सैलरी हटा दो।
उसके बाद वो जितने आवर वर्क किया उतना मल्टीप्लाई करो और उतना दिन उसका कर दो, सैलरी पता चल गई कितनी इन हैंड सैलरी उसकी होगी। उसके बाद टीडीएस उस पर काटो उसकी सैलरी का 2.5% और पीएफ उसकी सैलरी में से काट दो 2,500 रुपए, आपका हो जाएगा। क्लियर क्लियर, समझ आया? आप समझ आया? सर मैक्सिमम 20 डेज होगा। मैक्सिमम 20, एक स्टैंडर्ड, चलो 21, हम 21 थोड़ा क्या कहते हैं ऑड नंबर है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सभी लोग इसको 20 डेज लेकर चलना कि हाँ 4 पेड लीव्स दी जा सकती है, ठीक है, 4 पेड लीव्स हो सकती है। और मिनिमम वर्किंग आवर आप क्राइटेरिया रख लेना 6 आवर्स का रख सकते हो, उसके बेसिस पर कर लेना कि हम मिनिमम हमारे पर डे बंदे से हमें 6 आवर वर्क मिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद उसको कैलकुलेशन को कर लेना, ठीक। जो बढ़िया बंदा कर रहा होगा उसको बोनस देना, जो नहीं कर रहा होगा उसको काट डिडक्शन कर देना, ठीक। ठीक है भाई, सबको बन जाएगा सबका ये। सर डिडक्शन कितना? डिडक्शन पहले आप आवर कैलकुलेट कर लो, जो बेस सैलरी है उसके अकॉर्डिंग देखो कि भाई कितने दिन आया है, कितना आवर नहीं आया, उसके बाद उसमें से उतना कट हो गया। उसके बाद कट होने के बाद रियल उसकी उस मंथ की सैलरी पता चली, फिर उसमें से टीडीएस को काटो और उसकी पीएफ को काट दो। क्लियर उस्मा? उस्मा, सर बेस सैलरी क्या है? अरे भाई बेस सैलरी हमने इन हैंड सैलरी बताई ना कि वो इसकी इन हैंड सैलरी है। पहले वाले की 25 है, तीसरे वाले की 25 है, दूसरे वाले की 30 है, चौथे वाले की 22.5 है और पांचवें वाले की 20,000 है। अब इसमें से मान लो कि हमें लगता है कि जिस बंदे ने कम आया है, जिसका ये वर्क आवर और वर्क डे का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, उसका डिडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें से डिडक्शन कर दो आवर के बेसिस पर, और देन आप क्या कहते हैं जब पहले डिडक्शन करोगे आवर का काम के बेसिस पे, फिर उसके बाद टीडीएस और पीएफ का डिडक्शन कर दोगे। बोनस हमारा कितना था, कितना बोनस था महिमा? 500, 5 नहीं, 5,000। 5,000 था। 5,000 हाँ। हाँ 5,000 बोनस है। आप लोगों को मैनुअल अभी बताया गया है। हाँ सब पर जो बढ़िया, जो वर्क आवर और वर्क डे का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा उसको बोनस देना है बस। सॉल्व करके कब तक भेजोगे सभी लोग? सर पर आवर के बेसिस पे मतलब कैसे कट करना है डिडक्शन, समझ में नहीं अरे आया। भाई बेसिक मैथ नहीं, बेसिक मैथ का एकदम क्वेश्चन है, बेसिक मैथ यूज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 24 डेज इंटू 24 डेज इंटू कर लो, क्या मतलब 20 डेज रखो इंटू 6 आवर करो। समझ आ रहा है सबको? 20 इंटू 6 आवर करो, कितना हुआ? 120। 120 हुआ, ठीक है, 120 हुआ। अब उसमें से माइनस करो पहला वाला कैंडिडेट कितने दिन आया और कितना आवर आया है, उसका कैलकुलेट करो कितना दिन आया है और कितने आवर आया है। 24 days 5 hour। 24 डेज आया और 5 आवर आया वो, ठीक है। तो 24 इंटू 5, एक मिनट, 24 डेज भी आया, 5 आवर भी आया, ओके। तो मतलब उसका बेसिक सैलरी का क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? 20 इंटू 6 तो मैंने बोला 26 इंटू 6, हाँ सही है, उसकी बेसिक सैलरी उसको मिलेगी। क्लियर है? दूसरा कैंडिडेट कितने दिन आया है और कितने आवर आया है?
20 days 8 hours. 20 डेज आया है और 8 आवर आया है। इसका ये पता चल रहा है ये वर्क आवर, इसने जो वर्क आवर है वो 160 है, मतलब इसको बोनस दिया जा सकता है, ये बोनस के क्राइटेरिया में आता है। इसकी बेस सैलरी भी मिलेगी, इसको बोनस भी मिलेगा। लिख लो। अरे हम कहाँ करेंगे कैलकुलेट, चलो भैया चलो आ जाओ। जब बोल ही दिए कि सर अब आप बता ही दीजिए। चलो दिख रहा है सबको? नेम, ओके, नेम हुआ, एम्प्लॉय आईडी हुआ, एम्प्लॉय आईडी हुआ। स्पेलिंग पर कोई ध्यान मत देना, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है हमारी। वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज हुआ। उसके बाद क्या लिखवाया था बेटा? बेटा इन हैंड सैलरी, Enhanced salary. बोनस इन हैंड सैलरी, Bonus TDS PF. बोनस हुआ, पीएफ हुआ। ठीक, कोई एक कैंडिडेट है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी उसकी A1 है, ओके, उसने वर्किंग आवर कितना था बताना? पहले वाले का 5 घंटे 5 वर्क hours. किया, 5 hours. 5 आवर वर्क किया है पहला बंदा, Yes, sir. 24 डेज वर्क किया वो पूरे, ठीक है। अब उसकी इन हैंड सैलरी थी 30, बोनस मिलना था 5 एडिशन, ओके, 5 एडिशन मिलना था। टीडीएस कटना है 2.5% और पीएफ कटना है 2500, ठीक है। सो यहाँ पर So enhanced salary 25. 25 है ना, ठीक है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या था कि 20 घंटे काम करना है, ठीक है, और 20 दिन काम करना है, 6 घंटे मिनिमम होना चाहिए, मतलब 26 कर लो आपका। 26 हो गया हमारा 120, मतलब हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 120 फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब 24 5 जा कितना हुआ? 24 120 हो गया, ठीक। तो ये जो इसकी 25 वाली थी, ये इसमें कोई भी मतलब हमारा डिडक्शन नहीं हो सकता है, सीधे सीधे इसको ग्रीन कर दो, ठीक है। अब बोनस मिलने के लिए काम एक्स्ट्रा करना होगा, तो इसने काम तो एक्स्ट्रा नहीं किया है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक कैंडिडेट है जो कि बी है, उसका क्या है? B2 है, B1 वो B1 है, उसका कितना सैलरी, वो कितने आवर वर्क किया है? 8 hours. 8 आवर्स 20 डेज, 20 days. हाँ. ठीक है। उसकी सैलरी थी 30,000. 30,000, 5 प्लस 2.5% एंड 2500, ठीक है। तो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया क्या था? 120। अब 820 मतलब
28 जा कितना हुआ हमारा 160। 160। तो इस बंदे ने मिनिमम क्राइटेरिया से ज्यादा काम किया तो हमारा 30,000 तो उसको मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसी टाइम पर उसको ये बोनस भी ऑन हो गया उसका। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस तीसरा सर। कैंडिडेट सी कैंडिडेट है, उसकी C1 प्रोफाइल है। ठीक है? उसका कितना आवर्स था? 4 hours। 4 आवर वर्क किया है और उसने क्या कहते हैं कितने दिन काम किया है? 22 days। 22 डेज। इसकी सैलरी थी हमारी 25,000। 25,000। बोनस कितना था? 5 हमारा था 2.5। क्या था हमारा? 120 आवर था। अब इनका क्या है? 22 इंटू 4, 88 hours। 88 आवर्स। क्या पता चल रहा है हमें? ये रेड जोन में है। ठीक है, तो इन पे आपने मार्क किया रेड, और ये तो मिल ही नहीं सकता इनको, ये भी नहीं मिल सकते। ये ऑरेंज जोन में रखो, इनको येलो जोन में रखो कि हाँ अगर सही रहता तो इनको इस क्राइटेरिया के आसपास हो सकते हैं, बेसिक उसमें हो जाए कुछ। तो 25 पहले आप करो, 25,000 को डिवाइड करो 120 आवर से। ओके, 120 आवर से डिवाइड कर दो। क्लियर है? पता चल रहा है पर आवर कंपनी 208 रुपीज पे कर रही है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो इनका 88 से, आपको पता चलता है 18,300 यू आर गोइंग टू पे। मतलब आपकी जो पे बनेगी अब उस मंथ में 18,333। डिडक्शन कितना हुआ हमारा? 25,000 में से डिडक्शन हो गया हमारा 6,667। मतलब ये इनका वर्क के लिए डिडक्शन किया गया है। इसके बाद अभी इनकी सैलरी में से 2.5% डिडक्ट किया जाएगा, 2,500 अलग से किया जाएगा, उसके बाद इनका फाइनल पे बनेगा। समझ आ गया रूपाली? रूपाली, इज दैट क्लियर? याशिका, उजमा, समझ गए सब लोग ना? हाँ रूपाली बोलो बोलो। सो अपने से कोई भी डेटा लो, ठीक है, दो अपने से थ्योरेटिकली सोचो कि हाँ भाई एक ये मेरी कंपनी होगी, उस कंपनी में 5 अलग अलग एम्प्लॉय का लिखना, मिनिमम क्राइटेरिया लिखना कि कितने मिनिमम क्राइटेरिया हमारा है, कितने दिन आना चाहिए, कितने आवर होना चाहिए, उसकी बेसिस पर उनका बोनस बना लेना कि हाँ बोनस में 5,000 बोनस रख देना, उसके बेसिस पर उनका पे बनाकर मुझे 2 सेट सबका चाहिए, कल तक रिजॉल्व करके तैयार कर लेना, क्योंकि कल जब हम वापस से जुड़ेंगे उसी के नीचे जस्ट आपने देखा था एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, उसी के बेसिस पर वो ग्राफ जुड़ेगा। मतलब आपका इस हफ्ते का जो हमारा प्रोजेक्ट का काम है वो दोनों आज और कल के सेशन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा हमारा कंप्लायंस आएगा जो कि परसों हम लोग करेंगे। तो पहले ये 2 चीजें रिजॉल्व करो, सभी लोग बैठ के हमारे से डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, और रात में सभी लोगों को लेटर चला जाएगा, और लेटर मिलने के बाद कल सभी लोग सवेरे अपने स्टोरीज पर प्लीज 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 मेंशन जरूर करें, सभी लोग, चाहे इंस्टाग्राम हुआ, चाहे अपने इंस्टाग्राम चाहे व्हाट्सएप, दोनों पर। इंस्टाग्राम पे @vidunlearnify को जरूर टैग करना ध्यान से। क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर?
समझ आ रहा है सबको? आज मजा आया? आज मजा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा Yes, sir. सीखने को मिल रहा है? कुछ और पूछना हो किसी से? किसी को कोई माइंड में डाउट है तो पूछ लो। आज ज्यादा सीख लिए? अच्छा। पेरोल पेरोल पता है 15 दिन हमारे वहाँ एचआर टीम को भी हम नहीं बताते हैं। मतलब जो टीम देखती है उस टीम को सिर्फ बेसिक चीजें पता है। जैसे आप लोगों ने बेसिक बताया कि क्या कैलकुलेशन करना है, कैसे, ये बेसिक मैथ है आपका। बट वहां पर सॉफ्टवेयर्स में अलग तरीके से किया जाता है। उसको क्राइटेरिया आप खुद पहले ही सेट रहता है, आप उसको पहले ही सेट करवाते हो। उसमें सिर्फ आपका डेटा आता है, डेटा आप देखते हो। अब बस आपको फाइनल उसको देखना होता है कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप मैनुअली अपने डेटा को मैच करते हो एंड उसके बाद उसको प्रोसीड कर देते हो। बस इतना ही वहां काम होता है। क्लियर? चलो फिर इसी के साथ सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं एंड सभी लोग लीव कर सकते हैं।